हाँ हाँ, ये सच है कि घर के बाहर ही सारा आसमान मिलता है, लेकिन घर के बाहर घर नहीं, सिर्फ मकान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको घर जैसा सुख, शांति, तरक्की चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको अपने जीवन में लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी। तभी आप लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और जिसके लिए शुरुआत आपको आज करनी है, इसी वक्त करनी है, पढ़ाई करनी है, ताकि एक ऐसा सुरक्षित नौकरी आप लोग ले लो कि भविष्य में चिंता करने की जरूरत ना पड़े। 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं और बाकी आप लोग अपना जीवन का आनंद लो। सीधी सी बात है। वरना यार, चार दीवारियां तो कहीं भी मिल जाती हैं, मकान तो कहीं भी मिल जाते हैं, घर बनाना है तो सफलता का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम करंट अफेयर का सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। एक और शानदार सेशन रहने वाला है, तो अंत तक आप लोग बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, which two organizations launched the Promise to Children digital campaigning during the 2025 Women's Cricket World Cup? यहां पे देखिए, 2025 में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। एक आपका वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसको इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ध्यान देना। ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो और ये कौन करता है? आईसीसी। ठीक है, आईसीसी करती है ऑर्गेनाइज। तो ये आपका वर्ल्ड कप हो रहा है, इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है। ठीक है, याद रखना, इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है। इंडिया 4th टाइम होस्ट कर रहा है और श्रीलंका पहली बार होस्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना, श्रीलंका पहली बार, तो पहला है श्रीलंका का इस तरीके का इवेंट को होस्ट करना। अब जब ये होस्ट कर रहे हैं तो अभी ये देखिए, क्रिकेट का हमारे भारत के अंदर में क्या है, बहुत ज्यादा क्रेज है। अब पहले फीमेल का हुआ करता था, अब मेल का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईसीसी और यूनिसेफ। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक कैंपेनिंग चलाया है, इन दोनों ने मिलकर के कैंपेनिंग चलाया है। ठीक है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम लोगों ने 1909 में बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ जिसे हम लोगों ने 1946 में बनाया था। आईसीसी आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे पूरे क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पूरे क्रिकेट को ढंग से और बिना किसी भेदभाव के करवाने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड कप वगैरह सब यही करवाता है, इंटरनेशनल लेवल के सारे क्रिकेट यही करवाता है। यहाँ तक कि कोई रीजनल क्षेत्रीय आईपीएल वगैरह भी है ना, ठीक है, उसको भी क्रिकेट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि आईसीसी ने डिसाइड किया। यानी कि पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा संगठन आईसीसी ही है। ठीक, क्लियर पॉइंट बच्चे। यहाँ पे यूनिसेफ हमेशा बात करता है बच्चों के लिए। ठीक है, ये यूनिसेफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। ठीक है, याद रखना है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, फंड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये एक चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। ठीक है बच्चे, याद रखना, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, यानी कि यहाँ पे बच्चों के पढ़ाई के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है और उनको बच्चों को भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया है। कौन सा? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। क्या नाम है इसका? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। ठीक है, अब किस तरीके का प्रॉमिस ये लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन में किस तरीके का प्रॉमिस ये लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं कि भाई साहब, हम आपको ना ट्रेनिंग देंगे, हम आपको क्रिकेट के बारे में बताएंगे, क्रिकेट क्लिनिक खोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया है? क्रिकेट क्लिनिक खोला है। ठीक है, कौन खोल रहे हैं क्रिकेट क्लिनिक? याद रखना, ठीक है, क्रिकेट क्लिनिक, ये दोनों मिलकर क्रिकेट क्लिनिक खोल रहे हैं। अब क्या यहाँ पे सर इलाज होता है क्योंकि आप क्रिकेट क्लिनिक की बात कर रहे हो? नहीं बच्चे, क्रिकेट क्लिनिक में क्या होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के महत्व के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, उनके फिटनेस के बारे में, उनके शारीरिक फिटनेस के बारे में, मानसिक फिटनेस के बारे में, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये लोग क्रिकेट क्लिनिक ये लोग यहाँ पे चलाना वाले हैं। क्लियर बच्चे? यहाँ पे चलिए, अब डेफिनेटली इस तरीके जब कोई भी इवेंट होता है तो बड़े बड़े चेहरों को साथ में ले लिया जाता है ताकि वो चेहरे काफी ज्यादा रोल प्ले कर पाए। तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो 2 ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, याद रखेगा, 2 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वुमेन्स इंटरनेशनल जो आपका वर्ल्ड कप चल रहा है इसका। ठीक है, एक आपका आयुष्मान खुराना साहब हैं, सभी जानते हैं इनको, आयुष्मान खुराना जो है एम्बेसडर है। ठीक है बच्चे, खुराना। और उसके बाद वाइस कैप्टन इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना। इन दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ इन दोनों को छोड़ा गया, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? तो ये लोग क्या है?
तो ये लोग क्या है बच्चों, ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब ये लोग अवेयरनेस फैलाएंगे। अब ये दे आर द एक्टर्स यार, ठीक है, नॉट दे आर द एक्टर्स, ठीक है, शी इज अ क्रिकेटर, तो ये क्रिकेटर फेमस पर्सनालिटी तो है ही है, और आपका आयुष्मान खुराना इतना बड़ा एक्टर है, तो इनकी बातें लोग सुनेंगे। अब ये आके लोगों को अवेयर करेंगे कि भैया स्पोर्ट्स, ठीक है, पहले होता था ना, ठीक है, कि पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, हो जाओगे खराब, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। आज की डेट में क्या होगा, खेलोगे कूदोगे, बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे, तब भी नवाब ही बनोगे। ऐसा नहीं कह सकते कि भैया दोनों में से कोई ऐसी इशू वाली बात रहने वाली, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या जा रहा है, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको यही आंसर करना है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा आपका, एक यूनिसेफ आ जाएगा और एक आपका यूनेस्को सॉरी आईसीसी आ जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, तो ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन था इस आर्टिकल से रिलेटेड। नाउ, हु वॉन हर फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2025, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम लोग हाथों के होते हुए भी हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे एक ऐसी हमारी भारत की बेटी है, उन्होंने हाथ नहीं होते हुए पैरों से तीर चला करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ एक आपका पैरा एथलेटिक नाम का इवेंट किया जाता है। देखिए, जो ओलंपिक्स होते हैं ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं। जो ओलंपिक्स होते हैं ना, पैरा एथलेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दिव्यांग जन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। व्हील चेयर पे रेस होती है, ठीक है, बैसाखी लेके रेस होती है, जो आर्टिफिशियल पैर लगा के रेस होती है, जो मानसिक रूप से थोड़े बहुत डिसेबल्ड हैं, उनकी रेस वगैरह होगी। तो मतलब इस तरीके से पैरा एथलेटिक्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जो ये पैरा एथलेटिक्स है, जो ये आपका पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। ये पैरा एथलेटिक्स कहाँ पे आयोजित हुआ था, 2025 वाला, 2025 वाला, ठीक है, ग्वांगजू, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्या नाम है, ग्वांगजू, साउथ कोरिया में हुआ था, ठीक है बच्चे, साउथ कोरिया में, ठीक है, हुआ। अब ये साउथ कोरिया में जब हुआ है, तो यहाँ पे हमारी भारत की बेटी, जिनका नाम, हमारी भारत की बेटी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है यहाँ पे, ठीक है, और इन तीन लड़कियां हैं यहाँ पे, तीन मतलब महिलाओं ने मेडल हासिल किया है, ब्रॉन्ज भी हासिल किया है, सिल्वर भी हासिल किया है, गोल्ड भी हासिल किया है। लेकिन हमारे सवाल का मतलब यहाँ पे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ। तो हमारे जो भारत की एक होनहार बेटी है, शीतल देवी, जिनको हम लोग कहेंगे, ठीक है, शीतल देवी, ठीक है बच्चे, शीतल देवी, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है, याद रखना। और किन में गोल्ड मेडल हासिल किया, आर्चरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है, आर्चरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है, शीतल देवी ने। अब डेफिनेटली गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो किसी ना किसी को इन्होंने हराया होगा, है ना। अब किसी ना किसी को हराया होगा, तो किसी ना किसी को हराने में किसको हराया, किसका नाम आता है, याद रखना, ठीक है। तो डिफीटेड, इन्होंने किसको हराया है यहाँ पे, ठीक है, डिफीटेड ऑजनूर, क्या नाम है इनका, ऑजनूर क्योर गिरडी, क्योर गिरडी, GIRDI, ठीक है। ये कहां से हैं, तो ये टर्की से हैं, ये टर्की से है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, याद रखेगा। और इन्होंने 146 143 से के पॉइंट से हराया है, कितना इनको हराया है, 146 शीतल देवी के थे, और यहाँ 143 आपका, ठीक है, ऑर्नुज क्योर गिरिडी के थे। मैंने OCD लिख देता हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है बच्चे, ये याद रखना। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल ही नहीं, ये तो देखो सिंगल वाला इवेंट था, जो आपका टीम इवेंट था, टीम इवेंट में भी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। टीम इवेंट में इन्होंने आपका सरिता जी के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया, इनके साथ टीम बना के खेला तो सिल्वर मेडल हासिल किया है, याद रखना, सिल्वर मेडल, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तोमन कुमार के साथ, ठीक है, उसके बाद इन्होंने तोमन कुमार के साथ हासिल किया है आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, याद रखना, तोमन कुमार के साथ हासिल किया हुआ है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, बोले ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो ये बिना हाथ से पैरों के सहारे तीर चला करके गोल्ड मेडल हासिल किया हमारे इसी भारत की बेटी ने, शीतल देवी ने। सिल्वर मेडल टीम इवेंट में हासिल किया हुआ है सरिता कुमार के साथ, ठीक है, और यहाँ पे तोकम कुमार के साथ मिलकर के ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, यानी कि तीनों के तीनों मेडल यहाँ पे शीतल देवी का नाम आ जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे याद रखना, जो एकलव्य था उसका सिर्फ एक अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने, और अंगूठा नहीं होने की वजह से वो अच्छा धनुधर नहीं बन पाया, अच्छा तीर कमार नहीं चला पाया, इस वजह से अर्जुन को आज हम लोग याद करते हैं। वहां पे सिर्फ अंगूठा की वजह से यहाँ पे वो तीर कमार नहीं चला पाए, लेकिन यहाँ पे शीतल देवी के तो दोनों हाथ ही नहीं है भाई साहब,
शीतल देवी का कोई हाथ नहीं है, इन्होंने पैरों से तीर चलाया और ना सिर्फ तीर चलाया है, गोल्ड मेडल तक जीत लिया है। ये हमारे भारत की असली ताकत, ये हमारे भारत की असली बेटियां। इसीलिए तो मैं कहता हूं बेटियां टेंशंस नहीं, 10 सन्स के बराबर होती हैं, 10 बेटों के बराबर होती हैं, और ये बड़े ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। द कोकराझार गैलेफू एंड बानरहट सामस्ते रेल लाइंस एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज कनेक्टिविटी विद विच नेबरिंग कंट्री। यहां पे देखिए जो एक हमारा भारत है, जो हमारा भारत है, ठीक है, कोकराझार गैलेफू और बानरहाट समस्ते रेलवे लाइन बिछा रहा है, यानी कि 2 रेलवे लाइन बिछाएगा यहां पे हमारा प्यारा भारत, 2 रेलवे लाइन बिछाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कंट्री है और ये भारत हो गया, तो दो उन कंट्री को कनेक्ट करने के लिए 2 रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, कुछ एक ये रेलवे लाइन और ये एक रेलवे लाइन, 2 तरीके की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, तो दोनों रेलवे लाइन भारत बिछा रहा है, वो किसके साथ बिछा रहा है, किस कंट्री के साथ बिछा रहा है, तो वो बिछा रहा है आपके पास नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, तो भूटान के साथ बिछा रहा है। क्लियर अपन बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा। तो भूटान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, भूटान के साथ देखिए हमारे रिश्ते बनाने के कई सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं। ठीक है, भूटान के साथ हमारे रिश्ते हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक तरीके से देखें तो हमारी मजबूरी भी है हम लोग भूटान के साथ रिलेशनशिप बनाना। अगर भूटान के साथ हम रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो भैया चाइना रिलेशनशिप बना लेगा। आप लोगों ने देखा था कि ये आपका गलवान घाटी में क्या हुआ था, गलवान घाटी में वही तो हुआ था, डोकलाम घाटी में क्या हुआ था, डोकलाम में ये लोग रोड बना रहे थे, है ना, डोकलाम में लोग रोड ही तो बनाने की कोशिश कर रहे थे भूटान वाले एरिया में, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने वहां पे क्या कर दिया, धावा बोल दिया कि नहीं भैया आप यहाँ पे डोकलाम में रोड नहीं बना सकते हो। तो बोले क्यों, ये तो भैया भूटान का रीजन है, तो भूटान का रीजन है, तुम यहाँ भूटान के जड़ में आके बैठ जाओगे तो भारत के तो बिल्कुल करीब आ जाओगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इंटरफेयर किया था इंडिया ने और आज वो रोड नहीं बना है। ठीक है, तो भूटान के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो भूटान के साथ हम लोगों ने यहाँ पे 2 रेलवे लाइन बनाने का शुरुआत किया है, एग्रीमेंट पास किया है। ठीक है, और जो वो रेलवे लाइन होगा भूटान के साथ, ठीक है, भूटान इंडिया के साथ रेलवे लाइन, ठीक है, भूटान इंडिया रेलवे लाइन, ठीक है बच्चे, रेलवे लाइन की मैं बात करूंगा। ठीक है, याद रखना। तो 2 तरीके की रेलवे लाइन आएगी आपकी, एक आपका कोकराझार गैलेफू, एक आपका जाएगा कोकराझार गैलेकू। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो कोकराझार, ठीक है, कोकराझार, ठीक है, कोकराझार जो जाएगा गैलेफू तक, ठीक है, गैलेफू तक। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब कोकराझार कहां पे है, सरपांग में, कोकराझार सरपांग डिस्ट्रिक्ट है आसाम का। ठीक है, कौन सा, सरपांग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सरपांग जिला है, कहां का है, ठीक है, जिला असम का सरपांग जिला है, याद रखना, कोकराझार। ठीक है, यहां से जाएगा भूटान में जो जिला है एक, याद रखना, भूटान का एक जिला है कौन सा, गैलेफू। क्लियर पॉइंट। तो ये कोकराझार से रेलवे लाइन चलेगी, कोकराझार से ये रेलवे लाइन जाएगी, यहां पे याद रखिएगा कोकराझार से, और कहां तक जाएगी, भूटान के गैलेफू तक जाने वाली है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये आप लोगों को बात ध्यान में रखना है, सरपांग जिला से लेकर के यहाँ पे, ये तो आपका एक रेलवे लाइन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा रेलवे लाइन होगा बानरहाट से लेकर के समस्ते तक। ठीक है, बानरहाट से लेकर के, बानरहाट से लेकर के समस्ते तक। ठीक है बच्चे, यहाँ पे समस्ते तक। तो बानरहाट आपका जलपाईगुड़ी में है। ठीक है, जलपाईगुड़ी, ठीक है, जलपाईगुड़ी में बानरहाट है। ठीक है, तो भारत के बानरहाट से लेकर के भूटान के समस्ते तक यहाँ पे क्या जाएगा, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो यहाँ पे 2 रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिससे कि ना भूटान को कनेक्ट किया जाएगा भारत से। ठीक है, किस लिए बनाया जा रहा है यहाँ पे याद रखना। ठीक है, टू कनेक्ट भूटान। ठीक है, टू कनेक्ट भूटान। अब देखिए भूटान से हम लोगों ने कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अगर भूटान के साथ हम लोग कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चाइना उनके साथ अच्छे संबंध बना लेगा। जैसे ही चाइना उनके साथ अच्छे संबंध बनाएगा तो हमारे लिए खतरे की बात आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो याद रखना। और इससे दूसरा हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, हम लोग एक दूसरे को कल्चरल एक्टिविटीज भी सिखाएंगे। ठीक है, आपका कल्चरल एक्सचेंज भी होगा हमारे पास। ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। ठीक है, हमारी मार्केट कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कनेक्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इकलौता ऐसा हम लोगों ने नहीं शुरू किया है यहाँ पे
ये प्रोजेक्ट, इसके पहले एक ऑपरेशन दंतक भी शुरू किया जा चुका था। एक ऑपरेशन दंतक भी शुरू किया गया था किसके अंदर, कहाँ पे, तो भूटान के अंदर में ऑपरेशन दंतक भी शुरू किया गया था, भूटान के अंदर में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। और ये ऑपरेशन दंतक भी क्या करता है, भूटान के अंदर इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, ये नहीं है, ठीक है। ये वाले जो रोड है वो इंडिया को और भूटान को कनेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन दंतक भूटान के अंदर ही रोडवेज बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए और एयरपोर्ट्स बनाने के लिए ऑपरेशन दंतक शुरू किया गया, ताकि हम लोग भूटान के अंदर डेवलपमेंट करें और भूटान हमारा साथ दे चाइना के खिलाफ, ठीक है बच्चे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, विच with which block has India signed its first ever FTA with Europe, ठीक है। इंडिया ने यूरोप के किस ब्लॉक के साथ FTA साइन किया है, याद रखना, ठीक है। तो तीन चीजें, एक यूरोप का ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ब्लॉक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ब्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कि इंडिया ने यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ब्लॉक के साथ एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, FTA। FTA इसका मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, याद रखना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। ये अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है बच्चे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जब हमारा सामान किसी दूसरे देश में जाके बिकेगा तो वो देश टैक्स लगा देता है, जिसकी वजह से उसके देश में हमारा सामान महंगा हो जाता है। तो जितना ज्यादा वो चाहता है कि हमारा सामान ना बिके तो टैक्स बढ़ाता चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यही तो किया था कि 50% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब हमारे भारत का 100 रुपए का सामान अब उसका यहाँ पे 50% टैरिफ लग गया, यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा महंगा हो गया, तो उसके यहाँ पे 150 रुपए का बिकेगा, तो वहां पे कौन खरीदेगा हमारा सामान। तो हमारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में ना बिके, यूएस की मार्केट में ना बिके, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे 50% का टैरिफ लगाया था। तो टैरिफ लगाने से सामान महंगा हो जाता है, टैरिफ हटा देने से सामान सस्ता हो जाता है, ये पॉइंट याद रखना। और फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, नो टैक्स, नो टैरिफ, ठीक है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है नो टैरिफ, कोई भी टैरिफ हम लोग यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है, यानी कि मेरा सामान दूसरे देश में बिकेगा और दूसरे का देश का सामान मेरे देश में बिकेगा, हम लोग एक दूसरे पे कोई भी टैरिफ यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है यूरोप के एक ब्लॉक के साथ, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बोलते हैं। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ क्या किया गया है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। और जो एग्रीमेंट किया गया है ना, उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, टेपा, उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, टेपा, ठीक है बच्चे, टेपा उस एग्रीमेंट का नाम है, टेपा। अब टेपा का मतलब क्या होता है, ट्रेड, याद रखना, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है बच्चे, क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर पॉइंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि हम लोगों ने यूरोप के ब्लॉक के साथ, ठीक है, याद रखना, हम लोग यूरोप के ब्लॉक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमें अलाउ करता है कि हम उनके देश में अपना सामान बेचें, तो वो हम पे टैक्स नहीं लगाएंगे और हम उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो चलो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कौन सा ब्लॉक, तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज है सर, उनका नाम भी बता दीजिए। उनका नाम बता देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी कि हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो 4 कंट्रीज का ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, 4 कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, 4 कंट्रीज आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है, ठीक है। और चारों कंट्रीज का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लाइक्टेनस्टाइन, ठीक है, लाइक्टेनस्टाइन जो कंपनी बोल रहा हूं बच्चों, कंट्री, ठीक है, लाइक्टेनस्टाइन, ठीक है, लाइक्टेनस्टाइन जो आपके 10 जो आपका एक कंट्री है, ठीक है, लाइक, एक बार फिर लिख लो बच्चे, ठीक है, इसकी स्पेलिंग, ठीक है, LIECHESTEIN, ठीक है, लाइechtenstein हो गया आपका, और स्विट्जरलैंड हो गया आपका, याद रखना, स्विट्जरलैंड हो गया आपका, नॉर्वे हो गया, और आपका आइसलैंड हो गया, ठीक है, आइसलैंड हो गया। और ये इन्हीं चारों कंट्रीज के साथ क्या साइन किया गया है, टेपा साइन किया गया है। और ये क्या करेगा, अलाउ, अब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। अब इससे क्या होगा, ये कौन कौन से सेक्टर्स होंगे यहाँ पे अफेक्ट होंगे, यहाँ पे जैसे कि मान लो भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर सेक्टर जो होंगे ना, वो अफेक्ट होते हैं यहाँ पे ज्यादातर, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वही हमारा बाहर बेचते हैं हम लोग, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं वही हम लोग बाहर भेजेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैन्युफैक्चर सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चर
सेक्टर जो है आपका यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि लेदर सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इस तरीके की चीजें, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो एक बार मैं आपको दोबारा शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं कि भारत ने एक यूरोपियन ब्लॉक जो है, ठीक है, उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और उस यूरोपियन ब्लॉक का मतलब नाम क्या है, ठीक है, यूरोपियन ब्लॉक या यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉट एग्रीमेंट, एसोसिएशन, ठीक है, भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग जब अपना सामान दूसरे देश में बेचेंगे तो वो हमारे पे टैक्स नहीं लगाएंगे, या वो हमारे देश में अपना सामान बेचेंगे तो हम उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी कि हमारा सामान जितने का हमारे देश में उतने का उस देश में बिकेगा, और उनका सामान जितने का उस देश में उतने का ही हमारे देश में बिकेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक यूरोपियन ब्लॉक के साथ हम लोगों ने साइन किया है, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम क्या है, टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। टेपा साइन किया गया है हमारी 4 कंट्रीज के साथ, 4 कंट्री के ग्रुप के साथ, और चारों कंट्रीज कौन सी हैं, यूरोप की रहने वाली, ठीक है बच्चे। तो ये आपका पूरा पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। नाउ अगला देखते हैं, which regulator has mandate two-factor authentication for all digital payment from April 2026। यहाँ पे देखिए अप्रैल, जो आपका अप्रैल 2026 की बात करें, 2026 की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2026 में। तो 1 अप्रैल 2026 से ठीक है, टू फैक्टर यानी 2 फैक्टर होंगे आप ऑथेंटिकेशन के, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है बच्चे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब होगा, ठीक है। या और कौन बोल रहा है ये, आरबीआई ने सभी के सभी टेक कंपनीज को बोल दिया है, ठीक है, फिनटेक कंपनीज को बोल दिया है कि भैया 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोग लेके आओ, ठीक है। फिनटेक कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में डील करती हैं, जैसे कि आपका फोन पे हो गया, ठीक है, आपका गूगल पे हो गया, ठीक है, आपका अमेजन पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं, आपकी फिनटेक कंपनी कहलाती हैं। तो आरबीआई ने सारी फिनटेक कंपनी को बोला है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोग लेके आओ, ऑथेंटिकेशन लेके आओ। यानी कि जब आप लोग पेमेंट करते हो ना, तो आप लोगों ने स्कैन किया और स्कैनर में आप लोग 100 रुपए डाला और आपने पिन डाला, आपका पेमेंट हो जाता है। नहीं, इससे बहुत सारे फ्रॉड होने लग गए हैं। लोग, बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो आपके स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन ही हैक करके बैठे हुए हैं। तो पिन वो देख लेते हैं भाई साहब कि हाँ भैया पिन, अब पूरा स्क्रीन ही आपका हैक हो चुका है तो पिन तो दिखेगा ना, तो इस वजह से काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 स्टेप नहीं, आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के साथ, ठीक है। जैसे कि फेस की बात कर ले, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन की बात कर लें, यानी कि चेहरे के जरिए आप लोगों को पता कर, मतलब पहचाना जाएगा, या फिर फिंगरप्रिंट के जरिए आप लोगों को पहचाना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका क्या मतलब होता है कि अब आप लोगों ने स्कैन किया और पिन डाला तो पेमेंट नहीं होगी, वो अभी एक ही स्टेप हुआ है पिन डालने वाला। दूसरा, आप अपने फेस के साथ रखोगे तो फेस को आपको पहचानेगा, फिर ब्लिंक करने के लिए बोलेगा, ब्लिंक करोगे, याद रखेगा, फिर आपका पेमेंट होगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन। पहले क्या होता था, एक ओटीपी के जरिए भी पेमेंट हो जाता था। तो भैया ओटीपी, ट्रू कॉलर जैसे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके पास आपका जो 1 टाइम ओटीपी होता है, ट्रू कॉलर जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनमें कुछ माइक्रो सेकंड पहले चला जाता है, आपके पास वो मैसेज ओटीपी वाला बाद में आता है, ट्रू कॉलर के पास पहले जाता है। तो सोचो कितना बड़ा खतरा है आपके बैंक अकाउंट के साथ। आप लोग तो सोचते हो कि ट्रू कॉलर इज सेफ, हम लोगों को पता लगता है कि यार हम लोग अननोन व्यक्तियों को जान लेंगे, पहचान लेंगे, कौन हमें कॉल कर रहा है पहले से पता चल जाएगा। अरे आपके इस चक्कर के अंदर में आपका पूरा अकाउंट साफ हो सकता है, पूरा पूरा बैंक बैलेंस साफ हो सकता है, क्योंकि ओटीपी ट्रू कॉलर के पास जाता है और आपसे पहले जाता है। हो सकता है ना कि वो धाक लगा के बैठे हो, इस विद इन माइक्रो सेकंड वो आपका अकाउंट खाली करें। भैया हैं आजकल इतने बड़े हैकर्स हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया है, और ये कंपलसरी कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से। अब जो अकाउंट से पेमेंट होगी या पेमेंट रिसीव होगा वो काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएगी, और ये आरबीआई ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया भाई साहब, ठीक है। आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो आरबीआई जो है हमारा बनाया गया था, आरबीआई हमारा बनाया गया था 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को बनाया गया था 1935 में, ठीक है। उसके बाद एक आरबीआई एक्ट के जरिए बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया था, और इसी एक्ट के जरिए आरबीआई बनाया गया था। और आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ठीक है। देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है। कि देखिए जब आपका 1920s वाला दौर चल रहा था तो अंग्रेजों का बिजनेस बहुत ज्यादा फैल रहा था, बहुत ही ज्यादा फैल रहा था।
तो उनको बैंक की तो जरूरत थी ये सारा सारा फाइनेंशियल मैटर्स को डील करने के लिए। तो उनके पास 3 बड़े बड़े बैंक हुआ करते थे जिनको हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे। पहला बैंक था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता। ये 3 बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी में उनके खुद के बैंक थे। अब इन्होंने क्या किया, 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया और उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक बनाने का इनका इरादा था, यानी कि पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को एक बैंक के अंडर में लेके आना। जैसे आज की डेट में आरबीआई काम करता है ना, वैसे ही तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन लोगों ने बनाया 1921 में। अब जो कि आज की डेट में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो 3 बड़े बड़े बैंकों को, प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। अब एक बात ये उनको समझ में आ गई कि देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खुद बैंक भी है, समझ रहे हो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खुद बैंक भी है जिसे 1921 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसे ही आप लोग पूरा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बना रहे हो। तो वो जितने भी रूल रेगुलेशन बनाएगा, जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, वो खुद को ध्यान में रख के करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये तो वही वाली बात होगी कि घोड़े को घास की रखवाली के लिए छोड़ रहे हैं या बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक नहीं बना सकते हैं। तो अंग्रेजों ने एक हिल्टन यंग कमीशन अपॉइंट किया, और वो हिल्टन यंग कमीशन जो था उसने रिकमेंड किया कि भैया आप लोगों को एक सेंट्रल बैंक बनाना पड़ेगा, और जिसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना दिया गया। और साथ में हिल्टन यंग कमीशन ने यह भी बोला कि भैया वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के कहने पे काम कर रही हो, किसी मंत्री के कहने पे काम कर रही हो, नहीं, उसको बिल्कुल फ्री कर दो। तो याद रखना, किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का खुद का अगर एक्ट होता है तो वो ऑटोनॉमस ही होती है, वो फ्री ही होती है। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, NHA 1988, ये इसका खुद का एक्ट है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट, NHA एक्ट 1988। वैसे आरबीआई का भी एक एक्ट बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934, तो ये इसलिए ऑटोनॉमस किया गया। यही वजह है कि केंद्र सरकार और आरबीआई की अक्सर बिगड़ती रहती है, बनती नहीं है। क्यों? भैया मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, आरबीआई कहता है मैं तुम्हारे अंडर थोड़ी काम करूंगा, और यहाँ पे केंद्र सरकार को लगता है आई एम द सरकार, ठीक है, मेरे अंडर क्यों नहीं काम करोगे। तो इनकी खींचातानी हमेशा इसी वजह से चलती रहती है, ठीक है बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास क्या क्या आता है। The third edition of the Unmesha International Literature Festival was held in which city? यहाँ पे देखिए जो तीसरा एक आपका उन्मेषा लिटरेचर इंटरनेशनल फेस्टिवल है, अब इसका क्या मतलब होता है याद रखें, ठीक है। उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पटना में, यहाँ पे याद रखना एक एक चीज, पटना में 3rd एडिशन हो रहा है, ठीक है, 3rd एडिशन हो रहा है। और किसका 3rd एडिशन हो रहा है याद रखिए, उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर, ठीक है, क्या? उन्मेषा इंटरनेशनल, उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेचर, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल लिटरेचर 2025, लिटरेचर फेस्टिवल 2025, फेस्टिवल, ठीक है, 2025, ठीक है बच्चे, याद रखना ये पटना में आयोजित किया जा रहा है। अब ये क्यों आयोजित किया जा रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे आप कह दो लिटरेचर फेस्टिवल है, यानी कि साहित्यिक महोत्सव है, यानी हमारे साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है, याद रखिएगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब ये महोत्सव में चीफ गेस्ट कौन बन के आएगा? यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आएंगे हमारे, चीफ गेस्ट बन के आएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या नाम है इनका, अभी अभी चेंज हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे, ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी ये इवेंट में आएंगे। अब देखो इस इवेंट में हो क्या रहा है, इस इवेंट में कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, और एक देश के कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे 15+ देश आएंगे। कितने देश आएंगे? 15+ कंट्रीज आने वाली है तकरीबन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे 15+ कंट्रीज आने वाली हैं, देश के लोग आने वाले हैं, जो 100 से प्लस भाषाओं में, यानी लैंग्वेजेस में, ठीक है, अपने कल्चर को, अपने किताबों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे 15 कंट्री से कौन आने वाले हैं? तो पोएट आने वाले हैं, यानी कवि आने वाले हैं, जो राइटर्स हैं वो आने वाले हैं, ठीक है, नोवेलिस्ट आने वाले हैं, जो कि नोवेल लिखते हैं, नोवेलिस्ट आने वाले हैं, स्कॉलर्स आने वाले हैं, यानी कि विद्वान आने वाले हैं, और ये सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और अपने देश का कल्चर हमारे देश में, और हमारे देश का कल्चर अपने देश में वो लेकर के जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्लियर पॉइंट। और ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, इस तरीके से
मतलब एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो तीसरा एडिशन हो चुका है आपका पटना के अंदर में, याद रखना, ठीक है। और पटना के अंदर में एक और चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, पटना में जेपी नारायण गोलंबर है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। पटना में जेपी नारायण, ठीक है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण गोलंबर है, एक स्क्वायर है, एक चौराहा है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। ये जाएंगे, सीपी राधाकृष्णन गए हैं और वहां पे श्रद्धांजलि पेश किया है जो हमारे नारायण साहब हैं, ठीक है, जेपी नारायण, जो जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति चलाई थी भारत में परिवर्तन लाने के लिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, जिनको लोक नायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। और इसका पहला जो एडिशन था वो JNK में हुआ था, ठीक है, JNK में हुआ था। दूसरा एडिशन इसका आप लोगों को भोपाल में देखने के लिए मिलेगा, लास्ट वाला भोपाल में हुआ था 2024 वाला, ठीक है। तो अब ये तीसरा आपका पटना में किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ठीक है। तो आपका इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए पटना को ही क्यों चुना गया इस बार, पटना ही क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, पटना का अगर इतिहास उठा के देखें तो पटना में मगध साम्राज्य जैसे बहुत बड़े बड़े साम्राज्य आए हैं। पटना में गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है, पटना को, हमारी बिहार की धरती को गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है। वहीं पे आज से 2500 साल पहले जब डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, तब वैशाली में लोकतंत्र जीवित था उस वक्त पे, और वहीं पर जन्म लिया था सिद्धार्थ ने, यानी कि हमारे महावीर जैन ने। और उसके बाद शिक्षा प्राप्त की गई यहाँ पे विक्रमशिला और मगध यूनिवर्सिटी जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेंगी, नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगी। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां से पूरे देश, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। याद रखिए, हम लोग विश्वगुरु यूं ही थोड़ी ना बन गए हैं, आज विश्वगुरु है कि नहीं है इस बारे में डिबेट जरूर है, लेकिन एट दैट टाइम, उस वक्त पे भारत विश्वगुरु था। उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से भी ज्यादा बच्चे आते थे। ये चाइना आज की डेट में जितना फड़फड़ा रहा है ना, ये लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते थे। ह्यून सांग बच्चे यहाँ पे सीखने के लिए आया था, हमारे कल्चर को सीखने के लिए आया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो चपरासी होता था ना, जो गेट कीपर होता था, वो जब आप जाओगे तो आपसे सवाल जवाब करता था, तर्क करता था। अगर आपने गेट कीपर का जवाब दे दिया तब आपको नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री मिलती थी, जाने की, एडमिशन नहीं, जाने की एंट्री मिलती थी। जब आप अंदर जाओगे तब आप अपने काम वाम करोगे, प्रिंसिपल से मिलोगे, टीचरों से मिलोगे भाई। लेकिन आपको ये जो एंट्रेंस पे जो गेट कीपर ही इतने सवाल कर देगा ना, और गेट कीपर ऐसे बेकार के सवाल नहीं करता था, गेट कीपर सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल करता था, जैसे कि एक टीचर कर रहा है। यानी कि वो एक परीक्षा होती थी कि आप जो कोर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इच्छा जता रहे हो, उस कोर्स के लिए आप सक्षम हो भी कि नहीं हो। तो नालंदा विश्वविद्यालय इस तरीके का था भाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस तरीके का था। चाणक्य जैसे महान हस्ती यहाँ पे पैदा हुई हैं, गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हैं, ठीक है, वैशाली में आप महावीर जैन यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो बिहार की धरती को इसीलिए इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के लिए चुना गया था, और ये 3rd एडिशन इस बार पे हो रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रहार 2025 वॉज जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच टू आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि जल प्रहार एक एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया जा रहा है कौन से दो आर्म्ड फोर्सेज के बीच में। देखिए, जब भी कोई दो देश एक्सरसाइज करता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है इस एक्सरसाइज के जरिए। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि युद्ध में जाने से पहले, युद्ध की परिस्थितियों से पहले से वो निपट लेना चाहता है, यानी कि प्रैक्टिस वगैरह कर लेना चाहता है। तो यहाँ पे जल प्रहरी किया गया है, ठीक है, यहाँ पे जल प्रहरी, जल प्रहरी जो है एक एक्सरसाइज किया गया है, जल प्रहरी 2025, ठीक है बच्चे यहाँ पे। और कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इंडियन आर्मी हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद इंडियन नेवी हो गया। ये दोनों मिल गए, यहाँ पे कोई तीसरा कंट्री शामिल नहीं है, ये दो ही हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस शामिल हो रही हैं, और इन्होंने कंडक्ट किया है, ठीक है, जल प्रहरी 2025 किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट कर चुके हैं। इसमें 2 फेज होते हैं, एक होता है आपका हार्बर फेज, ठीक है, एक होता है आपका हार्बर फेज होगा, ठीक है। हार्बर फेज में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे पे प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि किस तरीके से आप लोग शिप पे बढ़ जाओगे, चढ़ोगे, शिप ऑन बोर्ड किस तरीके से होगा, शिप को पानी में कैसे धकेल के लेके जाया जाएगा, ये सारी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। और एक होता है सी फेज, सी फेज का मतलब क्या होता है, समुद्र के अंदर, ठीक है, अब प्रैक्टिस किया जाएगा, समुद्र के अंदर में प्रैक्टिस किया जाएगा, याद रखना। तो ये 2 फेस होते हैं जब भी नेवी की एक्सरसाइज होगी, तो ये आपका हार्बर फेस और समुद्र का फेस में समुद्र फेस। यानी कि अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें, ठीक है, तो ये जो आपका हार्बर फेस है, ये तैयारी है युद्ध की, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से प्रैक्टिस करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये समंदर फेस वाला जो है, सी फेस वाला है, समंदर के अंदर उतर के रियल सिचुएशन के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, यानी रियल सिचुएशन खुद ही क्रिएट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास, ठीक है। अब जो आपका हार्बर फेस है ये कहां पे हुआ था, ठीक है, जो आपका हार्बर फेस है, ठीक है, हार्बर फेस ये कहां पे किया गया था, तो विशाखापट्टनम में किया गया था, ठीक है, विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो आपका सी फेस है ये कहां पे हुआ है, तो काकीनाडा में हुआ है, काकीनाडा, ठीक है बच्चे। सी फेस आपको काकीनाडा में दिखाई देगा, KAKINADA, काकीनाडा, ठीक है। तो ये जल प्रहरी नाम का एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के द्वारा। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निसार रिसेंटली सेंट इट्स फर्स्ट इमेज ऑफ विच रीजन, यानी कि निसार जो एक सैटेलाइट है जो कि इंडिया ने और इंडिया ने और नासा ने एक साथ भेजा था, याद रखेगा, ठीक है। तो 30 जुलाई 2025 को निसार को लॉन्च किया गया था। अब ये निसार क्या है, इस तरीके की पहला ऐसा जॉइंट कोलैबोरेशन है जो कि इंडिया के इसरो और नासा ने एक साथ किया था, ठीक है, याद रखना। तो इसका जो फुल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो फुल फॉर्म में भी आप लोगों को निसार के फुल फॉर्म में ही क्या दिख जाएगा, आपको इनका कोलैबोरेशन दिख जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा, निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, क्या है ये, अपर्चर रडार, ठीक है बच्चे। ये आपका क्या है, निसार का फुल फॉर्म है, निसार, याद रखना, निसार, ठीक है। अब ये इस निसार में दो तरीके के हम लोग और सैटेलाइट लगाते हैं, निसार बड़ा सैटेलाइट में दो सैटेलाइट और लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बैंड और एस बैंड, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है। एल बैंड जो है जमीन के अंदर देख लेगा, जमीन के अंदर देख सकता है, ठीक है, याद रखना, जमीन के अंदर, तो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की स्टडी आराम से कर लेगा, तो भूकंप कब आ रहा है या सुनामी कब आ रहा है, ये सब हमें पहले से ही बता देगा, ठीक है। और ये एस बैंड जो है ये हमारा जमीन के ऊपर की बात करेगा, जमीन के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर देखेगा, यानी कि खेती बाड़ी देखेगा, सरफेस के ऊपर पहाड़ देखेगा, जंगल देखेगा, कहीं जंगल में आग लगी तो हमको पहले इन्फॉर्म कर देगा, या फिर कहीं पे ऐसा गतिविधियां, नेचुरल गतिविधियां चल रही हैं जो कि हमारे लिए खतरा बन रही हैं, तो जमीन के ऊपर ये स्टडी कर लेगा एस बैंड, और एल बैंड स्टडी कर लेगा आपका जमीन के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका एल बैंड है ये दिया हुआ है, नासा ने बनाया था, ठीक है, एल बैंड, और एस बैंड आपका इसरो ने बनाया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो दोनों ने मिलकर के एक निसार नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था 30 जुलाई 2025 को। क्लियर पॉइंट बच्चे। और अभी ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इसने पहला इमेज ऐसा भेजा हुआ है, ठीक है। तो पहला इमेज भेजा हुआ है तो माउंट डेजर्ट आइलैंड, ठीक है। फर्स्ट जो इमेज इसने भेजी है, याद रखना, फर्स्ट इमेज जो इसने भेजी है तो माउंट डेजर्ट, ठीक है, माउंट डेजर्ट आइलैंड की भेजी है, डेजर्ट आइलैंड की पहली इसने इमेज भेजी है, ठीक है। और एक और आपका नॉर्थ डकोटा, ठीक है, नॉर्थ डकोटा आइलैंड, क्लियर पॉइंट, नॉर्थ डकोटा आइलैंड, ये दो तस्वीरें उसने भेजी है, नॉर्थ डकोटा आइलैंड, ठीक है, ये दो तस्वीरें उसने हमें भेजी हैं, ठीक है बच्चे। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट लाया है, ठीक है। निसार का फुल फॉर्म ही होता है नासा इसरो, नासा इस सॉरी निसार का फुल फॉर्म ही है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि इसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा इस निसार सैटेलाइट को, जो कि नासा और इसरो ने बनाया है। एल बैंड आपका नासा ने बनाया है और एस बैंड आपका इंडिया के इसरो ने बनाया है। एल बैंड जो नासा ने बनाया है वो जमीन के अंदर तक देख सकता है, जमीन के अंदर तक उसकी रेडिएशन जाएगी, तो अर्थक्वेक वगैरह के बारे में हमको पहले से पता चल जाएगा। और जो आपका एस बैंड इसरो ने बनाया है ये जो जमीन के ऊपर ऊपर ऑन द सरफेस पहाड़ को देखेगा, खेती बाड़ी को देखेगा, जंगलों को देखेगा, यानी कि ये रिसर्च करेगा, जो स्टडी करेगा सरफेस के ऊपर। और जो आपका एल बैंड है वो नासा वाला वो जमीन के अंदर तक जाएगा। और चूंकि इसको भेज दिया गया है सैटेलाइट में निसार को, तो इसने पहली इमेज हमें भेज दिया है कि ये लो भैया पहली इमेज, जिस काम के लिए आप लोगों ने हमको भेजा था हमने वो काम कर दिया है। तो निसार सैटेलाइट ने जो पहली इमेज भेजी है, ठीक है, वो भेजी है माउंट डेजर्ट आइलैंड की, जो कि यूएसए में है, और डकोटा आइलैंड जो कि यूएस में है, ठीक है। तो दो जगहों का उसने इमेज हमको भेज दिया है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आता है। अगला सवाल आता है PFRDA was established under which act, यानी कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। PFRDA ने को कौन से एक्ट के जरिए बनाया गया था, यानी कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा 2013 का जो एक्ट आया था ना, कंपनीज एक्ट, उसके जरिए बनाया गया था, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट, ठीक है, बनाया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 और पीएफआरडीए एक्ट दोनों 2013 में आया था। वैसे कंपनीज एक्ट पहले भी था 1956 वाला, लेकिन इसको अमेंड करके 2013 में। तो कंपनीज एक्ट 1956 और पीएफआरडीए एक्ट 2013, और दोनों ही 2013 में आया था। कंपनीज एक्ट 2013 और पीएफआरडीए एक्ट 2013। तो पीएफआरडीए एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में पीएफआरडीए बनाया गया था। पीएफआरडीए क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह हैं या फिर प्राइवेट में भी पीएफआरडीए ही रेगुलेट करता है, प्रोविडेंट फंड को रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें दो सिस्टम है आपके पास, एनपीएस सिस्टम जो है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, इसीलिए तो ये न्यूज में है, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, ठीक है। अब ये एनपीएस की बात कर रहे हैं, तो एनपीएस क्या करता है, याद रखना, एनपीएस 2004 में लाया गया था, 2004 में लाया गया था। इसमें क्या किया जाता था कि सरकार की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, उनकी सैलरी से कुछ कुछ पैसे काटे जाते थे और उनको इन्वेस्ट किया जाता था। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज रिटायर होते थे ना, तो उनको बड़ा सा अमाउंट मिलता था। जैसे कि हमारे पिताजी रिटायर हुए थे, तो उनको अच्छा खासा अमाउंट मिला है। तो कोई भी ऐसा सरकारी बंदा रिटायर होता है तो उसके पैसों को कलेक्ट किया गया था पहले, जो उन पैसों को इन्वेस्ट किया गया था, और उन पैसों से जो रिटर्न मिला है वो, और इनका खुद का पैसा सारा मिला के एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट अच्छा खासा पैसा यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो एनपीएस बनाया गया था, नेशनल पेंशन सिस्टम बनाया गया था 2004 के अंदर में। लेकिन अभी यूपीएस आ चुका है, केंद्र सरकार ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। अब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में ऐसा नया क्या है, ठीक है। तो एनपीएस में क्या था ना कि आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी सरकारी कर्मचारी होंगे, उनके सैलरी से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा किया जाएगा और वो पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है भाई साहब। हालांकि ज्यादातर प्रॉफिट ही होता था, इसी वजह से तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमको ज्यादा पैसे मिलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉस भी हो सकता था। तो ये एक अनसर्टेन अमाउंट बताता था, आपको कभी फिक्स नहीं होगा कि इतना पैसा आपको मिल रहा है, ऐसा कभी भी फिक्स नहीं होगा, आपको पहले से नहीं पता होगा, क्योंकि वो कैलकुलेट होगा ना, प्रॉफिट लॉस सारा कुछ देख के तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये आपका एनपीएस 2004 में लेकर आया गया था, नेशनल पेंशन सिस्टम। यूपीएस यूनिफाइड में क्या किया गया था, आपको श्योरिटी दी जा रही कि भैया इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि अश्योर्ड रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि गारंटीड रिटर्न है यहाँ पे। जितना आप पैसा कटवाते हो अपनी सैलरी से, सरकार काटती है प्रोविडेंट फंड के तौर पे, तो उससे ज्यादा ही पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दिया जाता है, ठीक है। दूसरा एक रूल चेंज किया गया है 2004 में, जो एनपीएस बनाया गया था, उसमें बताया गया था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर हम लोग डिफेंस को हटा देते हैं तो 25 साल तक की सर्विस जरूरी है, तभी आप लोग पेंशन के अधिकारी हो जाते हो, ठीक है। तो ये 25 साल तक की बात कर रहा है, 25 साल तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर जॉब करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप लोग पेंशन के लिए लायबल होते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर ये 25 साल की बात ना करके क्या बोलता है, भाई साहब सिर्फ 20 साल ही आप लोग काम कर लो तो आप लोग पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। कौन बताता है, यूपीएस बताता है। इसी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। अब सरकार ने क्या कह रखा है कि भैया जो 2004 में एनपीएस के अंडर में थे, आपका नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में थे, सिस्टम के अंदर में थे, तो उन लोगों को यह कहा गया कि ऐसा करते हैं, ठीक है, इनको भी एक मौका दिया जाता है जो कि यूपीएस में शिफ्ट हो सके। अब कैसे यूपीएस में होंगे, रिटायरमेंट के 1 साल पहले आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 1 साल पहले जब आपका रिटायरमेंट आने वाला है ना, तो आप अगर एनपीएस में हो, 2004 वाले में हो, तो आप यहाँ पे यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है 1 साल। और अगर खुद रिटायरमेंट ले रहे हो, वॉलंटरी ले रहे हो, तो आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है, 3 महीने पहले आप लोग एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हो। तो ये अच्छी एक पहल है हमारे केंद्र सरकार की, ठीक है। चलिए अगला, हु रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन एट इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025, ठीक है, याद रखना एक इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, एमी अवार्ड है। अब इसमें नॉमिनेशन हुआ है 2025 के लिए, ठीक है, 2025 के लिए क्या हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है। तो नॉमिनेशन में यहाँ पे किसको चुना गया है, तो रणवीर सिंह, दिलजीत दोसांझ और आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, याद रखना। तो यहाँ पे दिलजीत दोसांझ को किया गया है, ठीक है, दिलजीत दोसांझ जो है उन्हें किया गया है, ठीक है, याद रखना दिलजीत दोसांझ को, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है बेस्ट एक्टर के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्टर कौन से मूवी की वजह से इनको, ठीक है, तो चमकीला की बात करूंगा मैं, ठीक है, चमकीला जो मूवी आई थी, ठीक है, उनकी। तो ये जो चमकीला, अमर सिंह चमकीला जिनका नाम था, आई थिंक मेरे ख्याल से, हाँ, ठीक है। तो अमर सिंह चमकीला जो थे, उनका मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है, चमकीला जो है
उनकी मर्डर मिस्ट्री है, ये मूवी जो है उनके मर्डर पे बेस्ड है। तो इनका अच्छी एक्टिंग की वजह से इनको यहाँ पे नॉमिनेशन किया गया है, ठीक है। कौन सा? इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025। ये अवार्ड अभी दिया नहीं गया है, दिया जाएगा। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो इम्तियाज अली हैं, ठीक है, याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्तियाज अली जो है, ठीक है, ये लव स्टोरीज बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लैला मजनू टाइप की मूवी, रॉकस्टार टाइप की मूवी, ये इम्तियाज अली की ही देन है। तो ये इम्तियाज अली डायरेक्टर बहुत फेमस है, तो इन्होंने ये मूवी बनाई थी, ठीक। परिणीति चोपड़ा भी आपका ऑपोजिट रोल में दिखाई देंगी। तो ये एक अच्छी बात है, एक बहुत ही फेमस मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध बात हो, प्रसिद्धि मिल रही है यहाँ पे भारत को इस एक्टर की वजह से, जिसका नाम है दिलजीत दोसांझ, ठीक है बच्चे। चलिए अगला आता है, What is the name of the new command and control system launched by the BSF? ठीक है, BSF ने यहाँ पे एक सिस्टम लॉन्च किया है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसकी हेल्प से यहाँ पे BSF कमांड करता है अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम याद रखना। तो यहाँ पे BSF ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि अब AI बेस्ड होगा, AI बेस्ड होगा, याद रखना, ठीक है, आर्टिफिशियल पे बेस्ड होगा। अब BSF आपको पता है कि बॉर्डर की चौकसी करती है, बॉर्डर की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी उठाती है। तो ये BSF ने अभी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया है अपने, और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके उसने अपना कंट्रोल सिस्टम को इंप्रूव किया है, यानी जितना भी कंट्रोल, जो निगरानी रखने का जो सिस्टम है, उसको बहुत दुरुस्त कर लिया है। और कौन सा नाम है उसका? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि BSF के कमांडर्स को डिसीजन लेने में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है बच्चे, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, DSS। अब ये क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से GPS को ट्रैक करेगा, ठीक है, GPS को ट्रैक करेगा, GIS को ट्रैक करेगा, और इनकी वजह से उस GPS वाले लोकेशन का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे BSF के कमांडर्स के पास पहुंच जाएगी, और BSF के कमांडर्स अपनी सुरक्षा, अपनी जो सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके डिसीजन ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जैसे मान लो पाकिस्तान वाले एरिया में आप लोगों को कोई ऐसी गतिविधियां दिखाई दी, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो हमारा बेस्ड है ये सिस्टम ने, ठीक है, इसने देख लिया, तो ये डेफिनेटली जो मैसेज पहुंचा देगा हमारे BSF के कमांडर के पास, और BSF के कमांडर उसके हिसाब से अपना एक्शन ले सकते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स ने AI बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है? तो BSF ने किया है, और वो सिस्टम का नाम क्या है यहाँ पे? तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही था ये सेशन, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने पूरे भर भर के मजे लिए होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड से लेकर के लास्ट सेकंड तक एनर्जी लेवल आप लोगों को सेम मिलती है बच्चों, और सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट दी जाती है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, फिर से इसी तरीके का एक और सेशन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है, सेहत बहुत जरूरी है। धन्यवाद बच्चों।